साथियों, आप सभी का विजन जैम प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीलैंडिया के बारे में। तो जीलैंडिया क्या है? यह एक नया खोजा गया महाद्वीप है। जैसे कि पहले 7 महाद्वीप थे, अब यह 8वां महाद्वीप हो गया है। तो इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करें तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यह जो जीलैंडिया से संबंधित टॉपिक है, यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 1, जिसके अंतर्गत है भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन, इसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब हम लोग यह जो टॉपिक है इसको देख लेते हैं। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में न्यूजीलैंड में जीएनएस साइंस के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने जीलैंडिया महाद्वीप के आकार और विस्तार का विस्तृत मानचित्रण तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा इस महाद्वीप के बारे में थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएं तो विश्व में हमें मालूम है ज्ञात रूप में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें ये 7 कौन कौन से? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका शामिल है। और यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और यदि पूछा जाए सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, जहाँ 54 से अधिक देश हैं। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं तो वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड तथा इसके निकट महासागरीय सतह के नीचे एक 8वें महाद्वीप जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि की थी। चूँकि जीलैंडिया के कुल क्षेत्रफल जो कि 2 मिलियन वर्ग मील है, इसका 94% भाग जो है वो महासागरीय सतह के नीचे स्थित है। अतः महाद्वीप का मानचित्रण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभी अंत में हम लोग थोड़ा सा इसको मैप में भी देख लेंगे। अब जो नवीनतम निष्कर्ष निकाले गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला निष्कर्ष यह है कि जीलैंडिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 मिलियन वर्ग मील या 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे आकार के बराबर है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो जीलैंडिया महाद्वीप है, इसी महाद्वीप पर आपका न्यूजीलैंड स्थित है तथा जीलैंडिया महाद्वीप का मात्र 6% भाग समुद्र तल के ऊपर है। मतलब 94% कहाँ है? समुद्र के अंदर है। और यह भाग जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों तथा न्यू कैलेडोनिया द्वीप के साथ स्थित है। और इस महाद्वीप के नवीनतम मानचित्र में तटीय रेखाओं, क्षेत्रीय सीमाओं और प्रमुख अधो महासागरीय संरचनाओं के नाम दर्शाए गए हैं तथा यह मानचित्र जो है वर्ष 2030 तक पृथ्वी के संपूर्ण महासागरीय तल का मानचित्रण करने हेतु एक जो वैश्विक पहल है उसका ही यह एक हिस्सा है। और इस मानचित्र से यह भी पता चलता है कि जीलैंडिया किन टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है तथा इन प्लेटों में से कौन सी प्लेट किस अन्य प्लेट के नीचे अधःक्षेपित है, मतलब नीचे चली गई है, और यह प्रक्रिया किस गति से संपन्न हो रही है। अब हम लोग यहाँ पर जीलैंडिया के उद्भव के बारे में बात करें तो शुरू में जाते हैं आपके पैलियोजोइक युग में। तो पृथ्वी के निर्माण के दौरान पैंजिया महाद्वीप का जो एक पैंजिया महाद्वीप है, या 2 खंडों गोंडवाना लैंड तथा लॉरेंशिया में विखंडन हुआ था। इसको चित्र के माध्यम से देखें तो जब धरती का निर्माण होता है, या कह सकते हैं जो पैलियोजोइक युग था, इसमें जो इस समय 7 महाद्वीप है, एक नया खोजा गया 8, तो ये अलग अलग हैं, ये पूरे सब एक साथ थे। तो इस प्रकार से एक द्वीप था, महाद्वीप था, जिसका नाम था पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो समुद्र था, ये जो महासमुद्र था, ये इसका क्या नाम था? इसे पैंथलासा कहा गया। तो जो महाद्वीप था उसे पैंजिया कहा गया और जो समुद्र था उसे पैंथलासा कहा गया। और ये जो संकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? वेगनर के द्वारा प्रस्तुत की गई। तथा पैलियोजोइक युग के अंत में जब आपका कार्बोनिफोरस काल आता है, यहाँ युग नहीं काल होना चाहिए, तो पैलियोजोइक युग के अंत में कार्बोनिफोरस काल में ये जो आपका पैंजिया था, पैंजिया महाद्वीप जो था, ये 2 भागों में बढ़ जाता है इस प्रकार से। और जो ऊपर वाला उत्तरी वाला जो महाद्वीप था, यहाँ से बीच से विषुवत रेखा जाती है, तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला अर्थात उत्तर वाला जो था, इसे अंगारा लैंड कहा गया या लॉरेंशिया कहा गया। और जो दक्षिण वाला हिस्सा था, इसे गोंडवाना लैंड कहा गया, या विषुवत रेखा के नीचे था। और यहाँ पर इन दोनों महाद्वीपों के बीच में ये जो समुद्र था, इसे ही क्या कहा गया? टेथिस सागर कहा गया। और यही टेथिस सागर बाद में यहीं पर क्या होता है, ये जो हिमालय पर्वत है ये यहीं से निकलता है। अब और कुछ चीज़ों को देखें तो उत्तरी भाग जो है, ये आपका जो अंगारा लैंड या लॉरेंशिया था, उत्तरी भाग लॉरेंशिया में यूरोप,
एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों का निर्माण होता है तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में आधुनिक अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त भूगर्भिक बलों द्वारा इन स्थलीय पिंडों को पुनर्व्यवस्थित करना जारी रहा, मतलब आगे भी ये टूटते रहे और एक दूसरे से जुटते रहे तथा गोंडवाना लैंड से पृथक होने के 30 मिलियन से 50 मिलियन वर्ष पश्चात सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट भाग के रूप में जीलैंडिया जो है यह महासागरीय सतह के नीचे छेपित होता रहा है। तो यहाँ पर इसको आप मानचित्र में देख सकते हैं। तो ये आपका इधर आपका प्रशांत महासागर है और इधर आपका हिंद महासागर, यहाँ पर तस्मानिया सी है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पर आप मानचित्र में न्यूजीलैंड को देखते थे, ये न्यूजीलैंड दो भागों में बटा था, उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो ये जो न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा किसमें है, जीलैंडिया पर है, ठीक है। और जीलैंडिया का आप देख सकते हैं कि 94% जो कहते हैं स्थल है या जो इसका हिस्सा है वो अंडर वाटर है, केवल 4% हिस्सा ही इसका ऊपर है, जिसमें आपका न्यूजीलैंड भी आ जाता है। आगे चलते हैं। अब हमने प्लेट्स की बात की तो थोड़ा सा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देख लेते हैं। चूँकि यहाँ चर्चा में है तो परीक्षा में आपसे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। तो प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी अर्थात जो परत होती है उसका निर्माण प्लेट्स के द्वारा हुआ है और इन प्लेटों की औसत मोटाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर पाई जाती है। और संपूर्ण पृथ्वी को पपड़ी अर्थात ये जो परत है इसको दो प्रकार की प्लेटों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी दो प्रकार, एक है मेजर प्लेट अर्थात प्रमुख प्लेटें और दूसरी है माइनर प्लेट अर्थात गौड़ प्लेटें। तो ऐसी प्लेटें जो आकार में महाद्वीपों या महासागरों से भी बड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रमुख प्लेटें कहते हैं। यह जो आपका जीलैंडिया है ये प्रशांत जो प्लेट है या पैसिफिक प्लेट है इससे निर्मित हुई है तथा पृथ्वी की सतह पर 6 प्रमुख प्लेटें पाई जाती हैं। इसके विपरीत अत्यंत छोटी प्लेटों को गौड़ प्लेटों के नाम से पुकारा जाता है या माइनर प्लेटों के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या जो होती है सुनिश्चित नहीं है, मतलब जो गौड़ प्लेटें हैं इनकी संख्या सुनिश्चित नहीं है, बल्कि जो प्रमुख प्लेटें हैं वो 6 हैं। तो इन 6 प्रमुख प्लेटों के नाम हमें पता होने चाहिए। अब कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इसे इंडिया प्लेट भी कहते हैं। दूसरा है अमेरिकन प्लेट, तीसरा है अफ्रीकन प्लेट, चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा है पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट और छठा है आर्कटिक प्लेट। अब कुछ जो गौड़ प्लेटें हैं या माइनर प्लेट हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ईस्ट पैसिफिक प्लेट या इसे नस्का प्लेट भी कहते हैं, स्कोटिया प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, सऊदी अरेबियन प्लेट, ये सब क्या है, माइनर प्लेट के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं स्टेवियोसाइड के बारे में। तो यह स्टेवियोसाइड क्या है, तो यह इसके बारे में देख लेते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान जिसका नाम है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके शोधकर्ताओं ने अभी हालिया अध्ययन में पाया है कि जब नैनो कणों पर स्टेवियोसाइड का लेप किया जाता है तो मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी की जो दक्षता है उसमें वृद्धि हो सकती है, ऐसा इन्होंने अध्ययन में बताया है। अब यह स्टेवियोसाइड जो है यह हानी यार्बा नामक एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पादप आधारित ग्लाइकोसाइड है। तो स्टेवियोसाइड क्या है, यह एक ग्लाइकोसाइड है और इसे प्राकृतिक मिठास के रूप में उपयोग किया जाता है तथा इस तत्व में अर्थात स्टेवियोसाइड तत्व में कैलोरी की मौजूदगी भी नहीं होती है। तथा यहाँ पर याद रखिएगा कि कैंसर चिकित्सा की जो है मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी है MHCT, यह विधि जो है नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले सरफेक्टेड मोइटाइस या इसमें आपका ओलिक एसिड और पॉलीसोर्बेट 18 का इस्तेमाल होता है। इसकी तुलना में चुंबकीय नैनो कणों का उपयोग करके ट्यूमर के ऊतकों को गर्म करने पर यह आधारित है। मतलब जो आपके नियमित रूप से या पारंपरिक विधि से जो इस्तेमाल होता है उसमें आपका सरफेक्टेड मोइटाइस इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो नई विधि है मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी, इसमें आपका चुंबकीय नैनो कणों का उपयोग किया जाता है ट्यूमर के ऊतकों को गर्म करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए। अब जिस संस्था के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है तो उस संस्था के बारे में देख लेते हैं। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST।
तो यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और इसकी स्थापना सन 2013 में भारत सरकार के नैनो मिशन के तहत किया जाता है। नैनो मिशन क्या था? तो नैनो मिशन जो है ये भारत सरकार ने मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की थी, नैनो प्रौद्योगिकी के संदर्भ में विकास इत्यादि कार्यों के लिए। और यह जो संस्था है, ये नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लद्दाख के लिए विंटर ग्रेड डीजल के संदर्भ में। तो लद्दाख ये क्या है? विंटर डीजल जो है यह एक विशेष ईंधन है जिसे इंडियन ऑयल द्वारा विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों और लद्दाख जैसे कम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए निर्मित किया गया है। और ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो ठंडे स्थान हैं, यहाँ पर जो साधारण डीजल होते हैं वो उपयोगी नहीं होते, वो बेकार साबित होते हैं। तथा लद्दाख, कारगिल, काजा तथा किलोंग जैसे ऊंचे स्थानों पर मोटर चालकों को तापमान के -30 डिग्री सेल्सियस नीचे आने के कारण डीजल के जम जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब -30 तक जाता है और इस टेम्परेचर पर डीजल जो है वो जम जाता है। तो इसलिए डीजल यहाँ पर उपयोगी नहीं रह जाता, अर्थात वह कारगर नहीं होता है। तो विंटर ग्रेड डीजल जो है यह -33 डिग्री सेंटीग्रेड की अत्यधिक सर्दी में भी नहीं जमता, जबकि सामान्य ग्रेड के जो डीजल हैं इनके इस्तेमाल में कठिनाई होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाते हैं। तथा विशेष विंटर ग्रेड डीजल में 5% बायोडीजल भी मिश्रित किया गया है और -33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी यह डीजल अपनी तरलता बरकरार रखता है, मतलब लिक्विड स्टेट में रहता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के संबंध में। तो अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, तो इसके साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। इस चैलेंज को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया है और यह चैलेंज 2 ट्रैक में चलेगा। कौन कौन से? पहले ट्रैक में मौजूदा ऐप्स जो एप्लीकेशंस हैं मोबाइल के, उनका संवर्धन करना अर्थात उनमें सुधार करना, और दूसरा नए ऐप्स का विकास करना, एप्लीकेशन का विकास करना। चूँकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चाइना के 59 जो मोबाइल ऐप थे उन्हें बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अब इस समय क्या है कि भारतीय जो संस्थान है, प्रौद्योगिकी संस्थान है, इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका सदुपयोग करें और नए ऐप्स एप्लीकेशन का वो विकास करें और जो पुराने ऐप हैं उनका संवर्धन करें। तो ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन, जो ट्रैक 1 है, यह ऐप इनोवेशन चैलेंज का ध्यान उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करने पर होगा जिनका पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और उनमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है तथा वे अपनी श्रेणी में विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता रखते हों। और जो ट्रैक 2 इसमें क्या होगा? ट्रैक 2 भारतीय स्टार्टअप उद्यमियों, कंपनियों की पहचान करने का काम करेगा और उन्हें नए विचार लाने, उन्हें पोषित करने, उनकी प्रतिमूर्ति बनाने अर्थात प्रोटोटाइप और उनके अनुप्रयोगों को अर्थात एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य ट्रैक 2 के माध्यम से किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या निर्धारित जो है वो संवैधानिक सीमा से अधिक है। तो इस संदर्भ में तो यह पॉलिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यह जो टॉपिक है यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्ति एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, इसके तहत यह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं संदर्भ क्या है। तो संदर्भ यह है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में संविधान का उल्लंघन करते हुए नियमों के विरुद्ध ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी शीघ्र ही अदालत में जाने की योजना बना रही है। यह संदर्भ था। अब हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री तथा 8 राज्य मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या हो जाती है 34 और वर्तमान में सदन में विधायकों की जो प्रभावी संख्या है वो कितनी है? 206 है। एक्चुअल में इसकी जो क्षमता है वो 230 है, परंतु वर्तमान में विधायकों की जो प्रभावी संख्या है 206, क्योंकि 24 विधायक जो हैं अभी वर्तमान में मौजूद इसमें नहीं है। तो
तथा कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो विधायकों की प्रभावी संख्या के 15% से अधिक हो गई, क्योंकि 206 का अगर 15% निकालेंगे तो वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 30 हो सकती है, परंतु यहाँ पे कितना है 34। ये जो है 230 सदस्यों के हिसाब से 34 जो है ये 15% है, परंतु वर्तमान में क्या है 206 सदस्य हैं, तो 206 का 15% होना चाहिए और 30 होनी चाहिए। तथा मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कुल संख्या कितनी है 230 है, जिनमें से 2 सीटें निर्वाचित सदस्यों की मृत्यु हो जाने से खाली हैं तथा 22 सदस्यों ने कांग्रेस से बगावत कर इस्तीफा दे दिया था और बाद में भाजपा में सम्मिलित हो गए, तो इनकी जो सदस्यता है वो चली गई। तो इस प्रकार से 24 सीटें जो है खाली हैं यहाँ पर। अब हम लोग संवैधानिक प्रावधानों की बात कर लेते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है इस संदर्भ में। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के 1A में, आर्टिकल 164 के 1A के अनुसार किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन बताई गई है। तो वर्तमान में क्या है, क्षमता तो 230 की है, परंतु वर्तमान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं 206 हैं। और ये जो 15% वाला प्रावधान है ये लाया कैसे गया, कब लाया गया, तो इस प्रावधान को 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत लागू किया गया था। तो यह जो नियम है केंद्र स्तर पर भी कार्य करता है, मतलब जो केंद्र में सरकार होती है वहाँ पर भी 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ लोग नहीं हो सकते हैं। परंतु दिल्ली में भी क्या है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब अर्थात विधानसभा है, परंतु वहाँ पे क्या है ये 15% की सीमा नहीं, वहाँ पे 10% की सीमा है कि टोटल जितनी क्षमता है उसका 10% ही मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो वहाँ पर कितनी है 70 सीटें हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर 7 मंत्रिपरिषद में 7 सदस्य ही हो सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद 163 के बारे में। तो यह 163 क्या कहता है, यह राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें पहले कहा गया कि राज्यपाल को विवेकानुसार किए जाने वाले कृत्यों के अतिरिक्त अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। दूसरा इसमें क्या है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, मतलब कोई ऐसा विषय आता है कि वहाँ पर राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करना है, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात कोई विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसने अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं, क्योंकि वह उसका विवेका अधिकार है और वो अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। तो इस आधार पर कि उसने अपने विवेकानुसार कार्य किया है, इस पर विधिमान्यता या इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। तीसरी चीज़, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है और यदि दी है तो क्या दी है। यहाँ पर याद रखिए इस पे तो नहीं होगा, परंतु किन आधारों पर दी है उसकी जांच हो सकती है। तथा आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 जो है यह मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में बात करता है और इसी 164 के माध्यम से ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इसका 164 का 1 जो है यह क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, मतलब जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी तब तक वो अपना पद धारण कर सकते हैं। तीसरी चीज इसके आगे क्या है कि अनुच्छेद 164 का जो 2 है इसके अंतर्गत क्या कहा गया, तो 164(2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज्य विधानसभा के, ना कि विधान परिषद के। तथा अनुच्छेद 164 का जो 4 है यह क्या प्रावधान करता है, तो यह प्रावधान करता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो ना ही विधानसभा का सदस्य है ना ही विधान परिषद का सदस्य है, तो वह ऐसा व्यक्ति जो है 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकता है, परंतु यदि इन 6 महीनों के दौरान वह
किसी का सदस्य नहीं बनता, मतलब चाहे विधान परिषद का या विधानसभा में से किसी का सदस्य यदि नहीं बनता है तो उसका मंत्री पद 6 माह के बाद समाप्त हो जाएगा, मतलब उसकी सदस्यता जो है वो मंत्री के रूप में समाप्त हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। मेनली हम लोग भाग 6 संविधान का भाग 6 जिसमें क्या बताया गया, जिसमें आपका राज्य से संबंधित अनुच्छेद की चर्चा की गई है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाग 6 में राज्य है और भाग 5 में क्या है, केंद्र के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर राज्यपाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हुए कि इनसे परीक्षा में मिलाने के लिए प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो जो अनुच्छेद 153 है यह राज्यों के राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है तथा 156 राज्यपाल की पदावधि की बात करता है। 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं हैं उसकी बात करता है। और 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तों की बात करता है। और 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होता है उसकी बात करता है। और 161 जो है ये क्या कहता है, यह क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल के पास किसी के मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है जो कि राष्ट्रपति के पास होता है। और राष्ट्रपति के पास जो क्षमा से संबंधित अधिकार वो किसमें है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। तथा यहीं पर ध्यान रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति की बात करें जैसे यहाँ 153 है तो जो आर्टिकल 52 है, मतलब इसमें 53 में से एक घटा दीजिए तो वहाँ पर क्या है, भारत का राष्ट्रपति कहा गया। और यहाँ पर क्या है, राज्यों के राज्यपाल। और 154 है, इसमें एक कम करिए 1 हटा करके 53। तो 53 में क्या कहा गया, यहाँ वहाँ पर संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कही गई है, चूँकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तथा 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत की बात की गई और 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। तथा जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात है वो किस में है, वो आर्टिकल 60 में दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो आपका आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। अब कुछ अन्य को देखें तो 165 में जो है वो राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। और जो केंद्र स्तर पर जो अटॉर्नी जनरल होता है वो कहाँ पर किया गया है, वो आपके आर्टिकल 76 में उसकी चर्चा की गई है। तथा 167 में क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की, मतलब यदि राज्यपाल कुछ जानकारी चाहता है सरकार से संबंधित तो यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि उसको जानकारी दे। तो यह किसमें, आर्टिकल 167 में। और इसी प्रकार की प्रक्रिया प्रधानमंत्री के लिए जो है वो आर्टिकल 78 के अंतर्गत की गई है। तथा एक पूछा जाता है प्रश्न अध्यादेश को लेकर के, तो हम लोग राष्ट्रपति के जो अध्यादेश संबंधित अनुच्छेद है उसको हम तो याद रखते हैं, परंतु राज्यपाल वाले में कन्फ्यूजन होता है। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति का अपना प्रयोग करता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। तो ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं करण 4 के बारे में। तो करण 4 जो है या इसका जो वैज्ञानिक नाम है CO0238। तो यह क्या है, यह गन्ने की एक नई किस्म है और इस प्रजाति में चीनी की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिए करण 4 क्या है, यह गन्ने की एक नई किस्म है। और गन्ना क्या है, एक उष्णकटिबंधीय मतलब फसल है, नगदी फसल है। और यह जो नई फसल या जो नई प्रजाति खोजी गई है यह एक प्रजाति नहीं किस्म है। तो यह एक उच्च उपजशील और उच्च शर्करा जो शर्करा होता है मात्रा वाली किस्म है। और यह जो करण 4 है यह 2 किस्मों का संकरण करा कर क्रॉस करा करके इसको विकसित किया गया है। और इस किस्म का जो विकास है किसके द्वारा किया गया, गन्ना प्रजनन संस्थान का जो क्षेत्रीय केंद्र करनाल में है, करनाल आपके हरियाणा में, तो यहाँ पर इसका विकास किया गया है। और उत्तर प्रदेश में गन्ने की उगाई जाने वाली जो पारंपरिक किस्में हैं उसकी जगह पर अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर 2 संस्थाओं के बारे में नाम याद रखिएगा, इनसे संबंधित पीछे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। पहला पूछा गया कि गन्ना प्रजनन संस्थान, या इंग्लिश में कहें शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो हिंदी में मेनली लिख करके आता है गन्ना प्रजनन संस्थान। तो यह कहाँ पर है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। दूसरा है एक आता है गन्ना अनुसंधान केंद्र या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, दोनों एक ही हैं। गन्ना अनुसंधान केंद्र या कह सकते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर
केन रिसर्च IISR ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में है और अनुसंधान वाला कहाँ पर है? तो वो आपका लखनऊ में है। तो ये दोनों संस्थानों के नाम याद रखें, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेखोमिया हीरा के बारे में। तो बेखोमिया हीरा जो है एक नई मछली की एक नई प्रजाति है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों की टीम ने पश्चिम घाट के अंतर्गत आने वाले उत्तरी कर्नाटक में एक नए जीन्स अर्थात वर्ग एवं महाराजा बॉब्स की एक नई मछली प्रजाति जिसका नाम है बेखोमिया हीरा, इसकी खोज की है। तो याद रखिए कहाँ खोजा गया है? पश्चिमी घाट में खोजा गया है और यह एक मछली की प्रजाति है। द बेखोमिया हीरा संबंधित जो जीन्स है अर्थात जो वर्ग है, इसका नाम बेखेमिया जो रखा गया है, ये बेखेमिया विश्वनाथ बैकोम के नाम पर रखा गया है। और ये विश्वनाथ बैकोम जो है मणिपुर विश्वविद्यालय के एक वर्गीकरण वैज्ञानिक हैं। याद रखिएगा वर्गीकरण वैज्ञानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। और इन्होंने भारत में 100 से अधिक मीठे जल की मछलियों की खोज की है और इस खोज में कई संस्थानों ने मिलकर कार्य किया है। किसने किसने कार्य किया है? तो यह खोज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से इसकी खोज की गई है। तथा बेखोमिया हीरा जो है यह सामान्य तौर पर पश्चिमी घाटों के उत्तरी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में अधिक संख्या में पाई जाती है और बेखोमिया हीरा को कोहनूर बार्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेखोमिया हीरा जो है इसको मुख्य रूप से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिम की ओर बहने वाली मतलब अरब सागर की तरफ बहने वाली काली नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र से एकत्र किया गया, मतलब यहाँ पर इनको पाया गया है। तथा बेखोमिया हीरा के शरीर पर हीरे की तरह दिखने वाले विशिष्ट आकार के धब्बे एवं चिन्ह हैं। तो इसी की वजह से इसके नाम में हीरा जुड़ा है और इसका जो आकार है वो कितना है? 29 से लेकर के 59 मिलीमीटर के बीच में होता है, मतलब काफ़ी छोटी मछली होती है। अब थोड़ा सा ये जो महाराजा बॉब्स के बारे में हमने ऊपर बात की थी तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो महाराजा बॉब्स जो है ये आपके पश्चिमी घाट के उत्तरी और मध्य भागों की ऊंची ऊंची पहाड़ी नदियों में पाई जाने वाली छोटी साइप्रिनिड मछलियों का एक समूह है और इनकी जो खोज है सर्वप्रथम कब हुई थी? तो वर्ष 1953 में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पहली बार इसकी खोज की गई थी और प्रसिद्ध महाराजा बॉब्स का प्रतिनिधित्व एक ही प्रजाति पुटियंस सह्याद्रिनियोसिस द्वारा किया जाता था। इसके बाद में क्या होता है? दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के वेटलैंड्स एवं नदियों में पुटियस जीनस अर्थात पुटियस वर्ग की मीठे जल की 44 प्रजातियों को यहाँ पर पता लगाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी बेखोमिया जो हीरा मछली है जिसको खोजा गया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। अब ख़त्म करने से पहले यहाँ पर हमने अभी ऊपर बात की बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, थोड़ा सा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 15 सितंबर 1883 में इसकी स्थापना की गई थी और इसको हॉर्नबिल हाउस मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना की कैसे गई थी? तो मुंबई में 8 प्रकृतिवादियों द्वारा इसको शुरू किया गया था और यह एक गैर व्यवसायिक शोध संगठन था जिसमें आत्माराम पांडुरंग एवं डॉक्टर सखाराम अर्जुन नामक 2 भारतीय भी शामिल थे। इतिहास में आत्माराम पांडुरंग का काफ़ी नाम आता रहा है, तो याद रखिएगा इसमें ये दोनों लोग शामिल थे, आत्माराम पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन। और यह जो संस्था है यह जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन एक NGO है। तो याद रखिएगा यह कोई सरकारी संस्थान नहीं है बल्कि यह एक NGO है। तथा इसका जो लोगो देखेंगे, लोगो जो होता है जो मतलब जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो ग्रेट हॉर्नबिल है और ग्रेट हॉर्नबिल का लोगो ये किसने दिया था? जेम्स विलियम के द्वारा दिया गया था। तथा इस संस्था के द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक जर्नल भी प्रकाशित किया जाता है और इसके अतिरिक्त यह जो संस्थान है समय समय पर महत्वपूर्ण जर्नलों का प्रकाशन भी करती रहती है। तो ये कुछ जानकारी थी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में जिनको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।